मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही लोग हंसी रोक नहीं पाते, पर मुल्ला की बुद्धिमत्ता और चुस्ती फुर्ती में हमेशा एक अलग तरह की चालाकी छिपी रहती थी। एक छोटे से गांव में मुल्ला रहता था, जहां उसकी बातों पर लोग हंसते और सोचते दोनों थे। उस गांव में एक गधा था। नाम नहीं था, किसी ने उसे बस गधा कहा जाता था। वो गधा दिखने में बिल्कुल साधारण था, पर चालाकी में किसी भी चतुर आदमी से कम नहीं था। बस किसी को इसकी पहचान नहीं थी। ये कहानी उसी मुल्ला और उस चालबाज गधे की है, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया और लोगों की सोच बदल दी। गांव का नाम था अनीसपुर। अनीसपुर के लोग सीधी सीधी बात पसंद करते थे, पर अफसरों की नौटंकियां और शहर के व्यापारी जब भी गांव में आते तो गांव वाले चकित हो जाते। मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के सबसे चतुर इंसानों में गिने जाते थे। न सही तो कम से कम मजाक में वे किसी से कम नहीं समझे जाते थे। मुल्ला के पास एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह चाय बनाता, गपशप करता और लोगों के उलझे हुए मसले हल कर देता। पर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मुल्ला को और भी अलग तरह से मशहूर कर दिया। उस दिन सुबह साफ सुथरी हवा थी। गांव वाले अपने कामों में लगे हुए थे। तभी शहर से एक धनी व्यापारी आया, जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान बहुत धनवान और घमंडी था। उसने गांव की सादगी और लोगों की भोली भाली बातों का मजा लिया और ठान लिया कि वो गांव वालों की मूर्खता का फायदा उठाकर बड़ा सौदा कर जाएगा। उसने गांव में एक बड़ा गौशाला बनाने की योजना बनाई और कहा कि वो गांव वालों को रोजगार देगा, पर शर्त यह थी कि गांव वालों को अपना जमीन का एक छोटा हिस्सा उसके हवाले करना होगा। गांव वाले हिचकिचाए। उन्होंने सोचा कि क्या यही सही मौका है, पर ज्यादातर लोगों ने सोचा, शहर का आदमी कह रहा है, शायद अच्छा करेगी। वे लालच में आ गए। कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। मुल्ला भी वहां आया हुआ था। उसे बातों बातों में पता चला कि सुलेमान के दावों के पीछे केवल स्वार्थ है। मुल्ला ने सोचा कि सीधे सीधे समझाने से लोग नहीं सुनेंगे। उन्होंने कुछ सोचकर अपनी दुकान पर वापस गए और वहां अपना एक अनोखा प्लान बनाया। मुल्ला ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई और सबको बुलाकर कहा, सब सुनो, हम इसे हर किसी को सोचना चाहिए कि जमीन का मतलब सिर्फ आज की कमाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी है। लोग सहम गए, पर सुलेमान ने पैगाम भेजा, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलते तो तुम्हें पछतावा होगा। कुछ लोग डर गए, कुछ लालच में आकर्षित हुए। इसी बीच मुल्ला की नजर उस गधे पर पड़ी जो अक्सर उसकी दुकान के पास चारा चुगता रहता था। मुल्ला ने देखा कि गधा किसी इंसान की तरह समझदारी से आसपास का हाल देख रहा है। अचानक मुल्ला के मन में एक विचार आया। उसने गधे को बुलाया और बोला, चल, आज तू और मैं सबको दिखा देंगे कि चालाकी सिर्फ लोगों में नहीं होती। गधे ने धीरे से कान हिलाए और मुल्ला के साथ चल पड़ा। मुल्ला ने गांव के चौक में एक बड़ा बांध लगा दिया और घोषणा करवाई कि अगले दिन गांव में एक बड़ा नाटक होगा, जिसमें मुल्ला और उसका विशेष साथी कुछ दिखाएंगे। सब लोग उत्सुक होकर जमा हुए। सुलेमान भी आया, सोच रहा था कि ये क्या मस्खरिया है। मुल्ला ने सभा को शांत कराया और कहा, आज मैं एक ऐसे जीव को सबके सामने पेश करूंगा जिसने शहर के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया है। लोगों की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी और सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, चलो बताओ, क्या है ये बड़ा रहस्य? मुल्ला ने गधे के सामने एक छोटा सा बक्सा रखा। बक्से में दाने थे। मुल्ला ने कहा, यह मेरा गधा है, पर यह साधारण नहीं है। यह गधा समझ सकता है, यह निर्णय ले सकता है और यह सबसे बड़े धोखेबाज को भी चकमा दे सकता है। गांव में हल्की सी हंसी हुई। सुलेमान की हंसी छलक पड़ी। मुल्ला ने गधे से कहा, बताओ, इस बक्से के दाने मुझे देगा या उसको? गधा ने धीरे से बक्सा खोला, दाने उठाए और मुल्ला की ओर बढ़ा। मुल्ला ने आश्चर्य से कहा, देखो, सबको दिख गया कि कैसे ये गधा मुझे चुनता है। लोग तालियां बजाने लगे और कुछ ने सोचा कि मुल्ला ने गधे को प्रशिक्षित कर रखा है।
सुलेमान को चिढ़ हुई। उसने कहा, यह तो सामान्य सी बात है। किसी भी जानवर को इनाम देकर किसी की पसंद समझ आ सकती है। असली काम तो असल बुद्धि दिखाने में है। मुल्ला ने कहा, ठीक है, बुद्धि दिखानी है तो चलो हम एक और खेल खेलते हैं। उसने एक खाली घर की ओर इशारा किया जो गांव के किनारे पड़ा हुआ था और कहा, उस घर में एक कीमती चीज रखी है। जो भी सही तरीके से बताएगा कि वो चीज कहाँ है, उसे मैं इनाम दूंगा। सुलेमान ने तुरंत कहा, मैं बताता हूं। वो चीज उस तिजोरी में है। कोई नहीं हंसा क्योंकि तिजोरी तो जमीन के अंदर छुपी हो सकती थी। मुल्ला ने कहा, हम किसी भी प्रकार के धोखे और छल से बचकर ही सही बात मानेंगे। सुलेमान बोला, मैं चल कर दिखाता हूं। सुबह होते ही मुल्ला और गधा उस खाली घर के पास पहुंचे जहां सुलेमान ने कह रखा था कि कीमती चीज है। मुल्ला ने कहा, हम खुले तौर पर काम करेंगे। तुम जाओ और घर की जांच करो। सुलेमान ने पूरे आत्मविश्वास से घर की तलाशी ली। उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने गुस्से में लोग इकट्ठा कर लिए और बोला, ये सब झूठ है। इस मुल्ला ने मुझे बेवकूफ बनाया है। लोगों ने सोचा कि मामला खत्म हो गया, पर मुल्ला ने शांति से कहा, तुमने धीरे धीरे देखा होगा कि हर किसी के पास अपनी अपनी चालें होती है। जो चीज तुम खोज रहे हो वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि तुम उसे देखने का तरीका नहीं जानते। यहां पर मुल्ला ने गधे की मदद से एक चाल चली। उसने गांव के बीच एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, जो भी तालाब के पास से 3 कदम पीछे चलेगा और आंखें बंद करके बाएं हाथ से धरती को छुएगा, उसे वही कीमती चीज दिखेगी। ये अजीब बात थी। लोग हंसने लगे, पर उनमें से कुछ ने सोचा कि नाटक है तो क्यों न कोशिश कर लें। सुलेमान ने यह सब दिखावा मानकर लोगों पर उंगली उठाई, पर कुछ लोग बोर्ड के पास गए, आंखें बंद करके निर्देशों का पालन करने लगे। उनमें से जिन लोगों ने ऐसा किया, उनके नीचे से मिट्टी में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकला। जब डिब्बे को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक पत्र मिला। लोग हैरान रहे। पत्र में लिखा था कि ये वो विरासत है जो गांव के पुराने बुजुर्ग ने छोड़ी थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, विरासत तो आपकी ही थी, पर इसे पाने का तरीका आपको बदलना होगा। सब चुप हो गए। सुलेमान की असल चालाकी तब सामने आई जब उसने कहा कि यह केवल एक खेल था और उसने ही असल में हेरफेर करके चीज छुपाई थी ताकि वो खुद बाद में दिखा सके। गांव वाले उसकी चालाकी से नाराज हुए, पर मुल्ला ने कहा, अगर तुम समझते हो कि सब कुछ दिखाई देता है तो समझ लो कि असली बुद्धि दिखने में नहीं, समझने में है। सुलेमान ने क्रोध में कहा कि वो गांव वालों को नौकरी देता है और वे उसकी बात नहीं मान रहे हैं। गांव के कुछ लोग अब भी सुलेमान के पक्ष में थे क्योंकि वे ताजा पैसों से भटके हुए थे। बहस बढ़ती जा रही थी और स्थिति गंभीर हो सकती थी। इसी बीच मुल्ला ने गधे के साथ मिलकर एक और योजना बनाई। उसने गांव के चौक पर फिर सभा बुलाई और बोला, मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूं। जो भी आदमी सिद्ध कर पाए कि वो सबसे चालाक है, उसे 100 सिक्का इनाम दूंगा। लोगों को यह चुनौती पसंद आई और अनेक ने हिस्सा लिया। सुलेमान ने भी हिस्सा लिया। उसकी चालाकी दिखाने की तमन्ना थी। प्रतियोगिता का नियम साफ रखा गया। 3 सवाल होंगे, पर हर सवाल का हल दिखावे में नहीं छिपा होगा, बल्कि सोच और समझ से निकाला जाएगा। पहला सवाल था कि एक आदमी बिना किसी रद्दी के, बिना किसी रुपए के और सिर्फ अपनी बुद्धि से गांव के सबसे अधिक लोगों को कैसे खुश कर सकता है। कई लोगों ने मिठाइयां बांटने, चाट लगाने और जलसा करने जैसी बातें की। सुलेमान ने कहा कि वो रोजगार देगा। सभी ताली बजाने लगे। तब मुल्ला ने कहा, यह सब दिखावा है, पर असल जीत वही है जो समझ से हो। इस तरह मुद्दों पर चर्चा होने लगी। दूसरा सवाल था कि एक आदमी बिना किसी हथियार के और बिना किसी ताकत के किस तरह शांति कायम कर सकता है। कई ने सुझाव दिए कि लोग मिलकर न्यायपालिका और पंचायत बनाएं। कुछ ने कहा कि बिना लड़ाई के भी लोग समाधान कर सकते हैं, पर सुलेमान ने अच्छे दाम और शर्तों के जरिए प्रभाव जमाने की बात कही।
लोगों ने धीरे धीरे सुलेमान की सच्चाई देखनी शुरू कर दी। सबको एहसास हुआ कि पैसा कुछ मामलों को हल कर सकता है, पर कई बार वही पैसा झूठ और छल को भी पोषित कर देता है। तीसरा और निर्णायक सवाल था, और मुल्ला ने यह प्रश्न खास गधे के लिए रखा था। किसी भी संबंध में जब इंसान झूठ बोले तो सच्चाई कैसे पहचानी जाए? लोगों ने बहस की। कुछ ने कहा कि सत्य का पता कानूनी दस्तावेजों से चलता है। कुछ ने कहा कि सत्य का पता जनभावना से चलता है। सुलेमान ने एक पर्चा निकालकर दावा किया कि उसने गांव वालों को लाभ पहुंचाने का वादा किया है और वे दस्तावेज आगरा से लाए हैं। सब लोग दस्तावेज देखकर आश्चर्यचकित हुए। तभी मुल्ला ने गधे को बुलाया और कहा, तुम बताओ, किसे किसने धोखा दिया? गधा ने धीरे से दस्तावेज की ओर इशारा किया और मोचा गया। सबने दस्तावेज की बारीकी से जांच की तो पता चला कि दस्तावेज नकली थे, छपाई खराब थी और मुहर का निशान असली नहीं था। लोग हैरान रह गए कि कैसे उन्होंने इतनी देर तक नहीं देखा। सुलेमान बेनकाब हुआ। उस रात सुलेमान ने अपनी सारी चालें दिखाने की कोशिश की, पर गांव वालों की आंखें अब खुल चुकी थी। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी बड़े दावे के पीछे अक्सर लाभ होता है। मुल्ला ने गधे की तारीफ में कहा, यह गधा दिखा गया कि बुद्धि सिर्फ बोलने से नहीं आती, बल्कि देखने और समझने से आती है। गांव वालों ने गधे को अब सम्मान से देखा। कुछ लोगों ने उसे खाना खिलाया और उसकी पीठ थपथपाई। गधा भी जैसे जान गया कि उसकी समझ के कारण किसने गांव की आत्मा बचाई है। समाज में विश्वास की ताकत बड़ी होती है। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने मिलकर अपने पुराने कानूनों और परंपराओं की मिसाल बनाई। वे अब किसी भी बाहरी व्यक्ति की बात पर आंख मूंदकर यकीन नहीं कर रहे थे। मुल्ला की दुकान पर रोज लोग आते और उनसे सलाह लेते। मुल्ला ने कहा, बुद्धि का मतलब यही है कि आप अपने आसपास की बातों को समझो, एक दूसरे की बात सुनो और किसी भी मदद की पेशकश को समझदारी से जांचो। लोगों ने महसूस किया कि मुल्ला की शैली मजाकिया होती है, पर उसके पीछे हमेशा गहरी समझ छिपी रहती है। गधा अब गांव का प्रिय जीव बन चुका था। उसने अलग अलग तरह की चालाकियां दिखाई। कभी वो किसी खोए हुए बेटे की पहचान कर देता, कभी किसी बुनियादी काम में मदद कर देता। पर असल बात यह थी कि गधे की चालाकी ने गांव की सोच बदल दी। लोग अब सिर्फ पैसों और वादों पर नहीं झुकते थे, बल्कि प्रश्न पूछते, जांचते और सोचते थे। मुल्ला ने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना के लिए कुछ पैसे जुटाए ताकि लोग पढ़ लिख कर अपनी समझ बढ़ा सकें। गधा अक्सर पुस्तकालय के बाहर बैठकर बच्चों को देखता और मानो कहता कि सीखना सबसे बड़ा इनाम है। समय के साथ गांव में बदलाव दिखाई देने लगे। किसान अपने उत्पाद का मूल्य समझने लगे, महिलाएं मेलजोल बढ़ाने लगी और बच्चे पढ़ने में आगे आने लगे। सुलेमान ने शहर लौटते हुए सोचा कि उसने एक छोटी जीत हासिल की थी, पर असल जीत गांव वालों की समझ की थी। उसने बाद में जब देखा कि गांव का विकास अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने लौटकर गांव से माफी मांगी और कुछ दान दिया ताकि पुस्तकालय और स्कूल का काम आगे बढ़े। मुल्ला ने माफी स्वीकार कर ली, पर कहा कि असल माफी तब है जब आदमी अपनी आदतें बदल ले। एक दिन गांव में बड़ी बारिश आई। नदी के किनारे कुछ किसान बचाने की अवस्था में थे। गांव वालों ने मिलकर और गधे की मदद से उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गधे ने सुरंगों में जाकर रस्सियां खींची और आदमियों की मदद की। लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि जो गधा पहले सिर्फ खाने के लिए जाना जाता था, वही अब लोगों के जीवन में बड़ा योगदान दे रहा था। मुल्ला ने कहा, हर जीव में कुछ अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कई महीनों बाद गांव ने एक उत्सव मनाया जिसमें मुल्ला, गधा और गांव के लोग सब इकट्ठा हुए। लोगों ने मिलकर एक बड़ा मेले जैसा आयोजन किया जहां किताबों की प्रदर्शनी, खेल और गाने थे। मुल्ला ने सभा में कहा, आज हम सिर्फ खुशियां नहीं मना रहे, हम अपनी समझ का उत्सव मना रहे हैं। गधा मंच पर आया और बच्चों ने उसे फूल पहनाए।
सभी की आंखों में चमक थी और हवा में एक अलग तरह का शांति भरा महसूस था। उस दिन से गधे को गांव वालों ने हिकमत का उपनाम दे दिया, क्योंकि वो अक्सर किसी न किसी छोटे मोटे रहस्य को सुलझा देता। कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव के पास के एक बड़े शहर में एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास होना था। शहर के अधिकारी गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे उनके गांव को बड़े विकास का मॉडल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव वालों को सड़कें, स्कूल और अस्पताल देंगे, पर शर्त यह थी कि वे गांव की पुरानी जमीन का एक बड़ा हिस्सा परियोजना को दे दें। आगे की बात वही पुरानी दुविधा थी। गांव वालों ने आकर मुल्ला से सलाह मांगी। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और गधे को बुलाया। उन्होंने मिलकर अधिकारियों से पूछा कि वे क्या योजना बना रहे हैं और किस प्रकार उनकी योजना गांव के लोगों के हित में काम करेगी। अधिकारी ने कागज दिखाए और बहुत सारे तकनीकी शब्दों से बहस कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ा अवसर है, पर कुछ ने चिंता जताई कि ये कागजों में बहुत कुछ अलिखित हो सकता है। मुल्ला ने फिर वही तरीका अपनाया। उसने कहा कि चलो पहले हम अपने गांव के मानचित्र तैयार करेंगे, देखेंगे कि किस जमीन पर क्या है और किसके हक में क्या नुकसान हो सकता है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की कहानी सुनी, खेतों की उपज का हिसाब लगाया और बच्चों से पूछा कि वे अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। गधे ने कई छुपे हुए बोरों को उगल कर लाया, जिसमें पुराने दस्तावेज और गांव के पुराने लेन देन के सबूत थे। अधिकारियों ने कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, पर मुल्ला ने कहा कि इतिहास और दस्तावेज ये बताते हैं कि गांव की जमीन का आत्मसत्ता ही गांव का आधार है। कई अधिकारियों ने ये कहा कि सरकार सबका भला चाहती है। सुलेमान भी बाहर से आया और कहा कि ये मौका लाभ का है, पर सब लोग अब चौकन्ने थे। उन्होंने दस्तावेजों को जांच करवाकर निर्णय लिया। परिणाम यह हुआ कि गांव ने अधिकारियों से बेहतर समझौता किया, जिसमें गांव की जमीन का केवल वो हिस्सा दिया गया जो वास्तव में परियोजना के लिए आवश्यक था, और गांव को पूरी तरह से लाभ मिलने की शर्तें तय की गई। मुल्ला और गधे की सूझबूझ ने गांव को बड़ा नुकसान होने से बचाया। समय बीतता गया। मुल्ला की उम्र बढ़ने लगी, पर उसकी बुद्धि और मजाकिया कला कम नहीं हुई। गधा अब बूढ़ा हो गया था, पर उसकी चालाकी और सम्मान कभी घटा नहीं। लोगों ने मिलकर गधे के लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया, जहां गधा आराम से रह सके और बच्चों के साथ खेल सके। मुल्ला ने कहा, अंततः समझ यही है कि हमें हर चीज को अपने दिल से देखना चाहिए, न कि केवल दिखावे से। गांव वालों ने ये बात स्वीकार कर ली। गांव की किस्मत बदल चुकी थी। उन लोगों ने पैसे, शोहरत और बाहरी चमक दमक को नाप कर नहीं अपनाया, बल्कि अपनी आवश्यकताओं और अपनी संस्कृति को बनाए रखा। एक शाम मुल्ला और गधा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा धीमी चल रही थी और बच्चे पास पास खेल रहे थे। मुल्ला ने गधे के कानों को अपने हाथ से सहलाया और कहा, तूने हम सबको सिखाया कि हर जानवर और हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। गधा ने अपनी सूंडी टेका और शांत हो गया। मुल्ला ने आगे कहा, जब लोगों का विश्वास आंखों पर नहीं दिमाग पर टिकता है, तब समाज मजबूत बनता है। गधा मानो मुस्कराया और मुल्ला की आंखों में चमक थी। दोनों ने मिलकर गांव की छोटी छोटी खुशियों को गिनना शुरू कर दिया। खेतों की हरियाली, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की शांति। कई सालों बाद जब मुल्ला नहीं रहे, तो गांव वालों ने उनकी स्मृति में एक छोटा सा किताबखाना और एक स्मारक बनाया। उस स्मारक पर गधे की एक छोटी मूर्त भी रखी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि कभी एक चालाक गधे ने किस तरह लोगों को आत्मचिंतन और समझ की ओर उबाला। लोग कहते हैं कि मुल्ला की बातें और गधे की चालाकियां अब भी उन कहानियों में गूंजती है जो माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं। बच्चे हंसते हुए सीखते कि बुद्धि दिखावे में नहीं, समझने और सोचने में होती है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर एक बात स्थिर रही। अगर आप अपनी आंखें खोलकर देखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं और किसी भी दावे को तात्कालिक आकर्षण से परखते हैं,
तो आप अक्लमंदी की राह पकड़ लेते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन और चालबाज गधे की कहानी यही बताती है कि साधारणता के पीछे अक्सर बुद्धि छिपी होती है और सच्ची सफलता वही है जो समझ और इंसानियत से हासिल की जाए। अंततः अनीसपुर का हर व्यक्ति जान गया कि असली दौलत समझ है और असली दोस्त वो है जो बिना शोर मचाए समय पर साथ दे। मुल्ला नसीरुद्दीन की अदालत में पहली बार इंसाफ नहीं हुआ। गांव की सुबह हमेशा किसी कहानी की तरह खुलती थी। मुर्गी की बोली, बच्चों की चिल्लाहट और बाजार की हलचल में किसी न किसी तरह का हंगामा होता रहता था। पर उस दिन कुछ अलग था। लोग बताते हैं कि ऐसे दिन अचानक से हवा में एक अजीब सी गरिमा और हल्की सी बेचैनी आ जाती है, जैसे कोई चीज होने वाली हो। मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान हमेशा की तरह खुली थी। वो चाय बनाकर आग के पास बैठा था और लोग उसके पास सलाह लेने आते रहे। मुल्ला ने आज भी किसी को दंड दिया नहीं था, किसी को जोड़कर बैठाया, किसी की बातों पर उसके चुटकुले बिखेरा। पर उसी दिन एक ऐसा मामला आया कि मुल्ला की अदालत का स्वरूप और उसे मिलने वाला सम्मान भी अलग तरह से परखा जाने लगा। ये कहानी उस दिन की है जब मुल्ला की अदालत में पहली बार इंसाफ नहीं हुआ। पहले समझ लीजिए कि यहां इंसाफ का मतलब किस तरह का न्याय है। मुल्ला का न्याय कठोर नहीं होता था। वो चाहे तो मजाक में चीजों को उलट कर सकता था, पर उसकी मंशा हमेशा साफ रहती थी। दूसरों को सोचना सिखाना, ढोंग और दिखावे को बेनकाब करना और लोगों को मिलाकर शांतिपूर्ण हल निकालना। गांव के लोग किसी छोटी बड़ी जमीनी जंग, पड़ोसी के झगड़े और दामोदर्ज की तकरारें लेकर सीधे मुल्ला के पास आते थे। मुल्ला के पास समझ और मजाक का ऐसा मेल था कि लोग पहले हंसे और फिर सुधर गए। पर उस दिन मामला कुछ और ही था। मामला सामने आया उस समय जब गांव के दो प्रमुख परिवारों के बीच खेत के पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक परिवार था नबी खान की। वो सौम्य और व्यवहारिक आदमी था, पर उम्र ने उसकी आंखों में कुछ थकान घोल दी थी। दूसरा परिवार था अमानुल्लाह का, एक मेहनती किसान जो अपनी जमीन की हिफाजत के लिए किसी से समझौता नहीं करता था। दोनों परिवार गांव में प्रतिष्ठित थे और दोनों के जमीनों पर कई पीढ़ियों की मेहनत बसी थी। इस बार विवाद इसलिए सुलग उठा क्योंकि नदी के पौने पानी के पास नई नहर बनी थी और पानी का झरना कभी कभी अमानुल्लाह के खेत की ओर अधिक बहता, कभी कभी नबी खां के खेत को कम मिलता। मौसम भी सूखा था और हल्की सी जलकमी ने लोगों के धैर्य की गांठ कस दी थी। शिकायत नबी खां ने की कि अमानुल्लाह ने नहर की दिशा में कुछ कंकड़ रखा है, जिससे उनका खेत सूख रहा है। अमानुल्लाह ने कहा कि नबी खां ने अपनी जमीन पर अवैध खेती कर रखी है और उसके जरिए पानी रोक रहा है। दोनों पक्षों के पास पुरानी कागजात और किस्से थे और पुरानी कहानियां भी, जिनमें कभी किसी ने आंखें मूंद कर समझौता किया था। गांव के सयाने बुजुर्गों ने कहा कि मामला ऐसे सुलझेगा कि दोनों मिलकर हल करें। पर दोनों परिवारों के लोग अब इतने टकराव में थे कि सुनने को किसी की बात नहीं हो रही थी। इसलिए वे सीधे मुल्ला के पास आए, क्योंकि मुल्ला ही था जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के लोगों को सुनकर हल निकाल देता। मलहोम के दिन की तरह मुल्ला ने पहले तो दोनों पक्षों को चाय पर बुलाया और उनके शब्दों को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर वो अर्धहंसी थी जो अक्सर लोगों को सहज कर देती। उसने कहा, दोनों की बात सुन ली, पर क्या तुम लोगों ने कभी सुबशाम नदी को पूछा कि उसने किसे अधिक दिया है? नदी बिना पूछे नहीं बहती, वो खुद फैसले नहीं करती, पर हमारी मेहनत उसके रास्ते में महफूज रहती है। लोग चुप रहे और मुल्ला ने अपनी मशहूर बात जोड़ी, हम इंसान बहुत समझदार हैं, पर कभी कभी हम समझदारी को भूल जाते हैं और केवल जीत पर ध्यान देते हैं। मुल्ला ने अदालत लगाने की हिदायत दी। गांव वालों ने चौक पर बैठकर ये देखने की इच्छा जताई कि मुल्ला इस बार क्या नया आयाम दिखाएगा। अदालत शुरू हुई और दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे दिए। नबी खां के पास एक पुराने नक्शे के कई टुकड़े थे जो किसी तरह से बारिश और समय ने बदल दिए थे, पर वे कहते रहे कि नक्शा
उनकी पुरखों की जमीन का प्रमाण है। अमानुल्लाह के पास गांव के कुछ बुजुर्गों के बयान थे जो पिछले सालों में हुई बदलों का हवाला दे रहे थे। बहस लंबी चली और कई बार ऐसा लगा कि अब मामला आपसी लड़ाई में बदल जाएगा। मुल्ला ने कई बार बीच में हस्तक्षेप किया, लोगों को शांत कराया, पर इस बार दोनों ने कठोर रुख अपनाया और उनकी आंखों में किसी समझौते का नामो निशान नहीं दिखा। तभी गांव में एक और चीज ने घटना को और पेचीदा बना दिया। एक शहर से आया अधिकारी जिसका नाम था मोहतरम सिद्दीक, वो अचानक पहुंचा और इस मामले में अपनी दखलंदाजी जताने लगा। उसने कहा कि वो नहर के काम का निरीक्षण कर रहा था और उसने कुछ गलत तकनीकी बदलाव देखे हैं। उसने कागज दिखाए जिनमें लिखा था कि गांव की नहर का मूल मार्ग बदलकर उस जगह पर किया गया जहां अमानुल्लाह का खेत है। अधिकारियों की बात पर लोगों ने दंग रहकर देखा, क्योंकि कागज पर आधिकारिक मोहरें और सरकारी नाम थे। कुछ लोग सिद्दीक के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सरकारी दस्तावेज हमेशा सही होते हैं। मुल्ला ने इन दस्तावेजों को बारीकी से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा कि कागज अच्छी बात है, पर कभी कभी कागज सिर्फ शब्द होते हैं और आदमी शब्दों की ताकत को समझते समय हड़बड़ा जाते हैं। पर इस बार मामला और भी जटिल था, क्योंकि सरकारी दस्तावेज होने के नाते लोग सिद्दीक की बात पर झुकने लगे। अमानुल्लाह का गुस्सा बढ़ा और उसने कहा कि यह पूरा मामला किसी पुराने षड्यंत्र की तरह नजर आता है। उसके खेत को नष्ट करके कोई बड़े व्यापारी उस जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। नबी खां ने कहा कि यदि सरकारी आदेश है तो उन्हें नम्रता से मानना चाहिए। गांव में तब विवाद और तीखा हो गया और ऐसा लगा कि अब मामला अदालत से परे जा रहा है। मुल्ला ने अपनी चाय का प्याला उठाकर कहा, ठीक है, दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। पहली, कोई भी कागज बिना प्रमाण के अंतिम सत्य नहीं होता, और दूसरी, हमारे गांव की अच्छाई और एकता कोई कागज बदलकर मिटा नहीं सकती। ये सुनकर कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे, पर सिद्दीक बोला कि वो तो नियमों का पालन कर रहा है और उसे सरकारी आदेश का पालन करना होगा। मुल्ला ने चुप बीच में कहा, तो फिर दोनों की बातों के कागज और जमीन के नक्शे को हम खुले दिल से फिर से देखेंगे और गांव के पुराने दस्तावेजों को भी परखा जाएगा, पर जो सच है वही सामने आएगा। तभी अदालत में एक अजनबी और अजीब घटना हुई। एक बूढ़ा सिपाही आया जिसका नाम था अब्दुल रहमान। वो एक दूसरे गांव से आया था और उसने नबी खां के लिए एक गवाही दी। उसने कहा कि उसने कई साल पहले नहर की खुदाई में स्वयं से भाग लिया था और उसने देखा कि नहर की दिशा कभी बदली नहीं थी। उस समय अमानुल्लाह की जमीन नहर के किनारे नहीं थी। ये बयान सुनकर मामला और उलझ गया। कोई कह रहा था ये सब साजिश है, कोई कह रहा था कि अब तो सरकारी कागज ही सच्चाई बताएगा। मुल्ला का चेहरा अब गंभीर दिखने लगा। उसकी पिछली हंसी अब गायब हो गई। मुल्ला ने कहा कि अदालत के बाहर कुछ लोग भी हैं जो इस दावे से प्रभावित होंगे और वे इससे अपनी सोच बदल लेंगे। वो नहीं चाहते थे कि गांव का माहौल बिखर जाए। उसने कहा कि वो कुछ दिन के लिए दोनों परिवारों से दूरी बनाए रखना चाहता है और सबको शांति से सोचने के लिए समय चाहिए। पर इस बार किसी ने उसकी सलाह नहीं मानी। पूरा गांव तकरार में उलझा हुआ था और लोग हिसाबों के साथ अपने अपने तर्कों को रख रहे थे। वही अचानक एक नई बात सामने आई। अमानुल्लाह ने आरोप लगाया कि नबी खां ने अपने पुत्र को उस जमीन पर तैनात कर रखा है और वो रातों रात नहर की मुरम्मत करवा रहा है ताकि उनसे और ज्यादा पानी रोका जा सके। नबी खां ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि उसका परिवार तो ही खेत बचाने में लगा हुआ है। इस आरोप और जवाब के बीच कुछ और लोग भी जुड़े और मामला अब स्थानीय राजनीति और पुराने दुश्मनी का रूप लेने लगा। यहां तक कि गांव के लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने नबी खां का साथ दिया और कुछ अमानुल्लाह का। नबी खां के साथ खड़े लोगों ने कहा कि पुराने नक्शे और दावे उनमें विश्वास दिलाते हैं कि ये जमीन तरह तरह से उनके पूर्वजों की थी। अमानुल्लाह के समर्थकों ने कहा कि दिन प्रतिदिन के काम
और जमीनी हक के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मुल्ला ने देखा कि स्थिति खराब हो सकती है। उसने कहा कि इस बार वो अदालत में कुछ अलग करेगा। उसने घोषणा की कि वो निर्णय एक अनोखे तरीके से देगा। लोग आश्चर्यचकित हुए और कुछ ने सोचा कि मुल्ला फिर मजाक करेगा। मुल्ला ने कहा कि वह एक सार्वजनिक परीक्षण करवाएगा जिसमें हर सबूत और हर दावे को परखा जाएगा और अंत में जो भी सबसे सच्चा लगे वही निर्णय होगा। उसने कहा कि वह किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होने देगा, पर इस बार सभी तथ्यों को सामने लाना जरूरी है। अंततः अदालत के दिन को आगे बढ़ाया गया और गांव भर के लोग जुटे। मुल्ला ने कहा कि वो अपने फैसले के लिए एक विशेष नियम बनाएगा। वो कागजों पर भरोसा करेगा, पर साथ ही वो लोगों की स्मृतियों और गांव के पुराने गवाहों को भी महत्व देगा। सिद्दीक अधिकारी ने कहा कि उसे आंकड़ों और सरकारी आदेशों को मानना होगा, पर मुल्ला ने आग्रह किया कि सभी पक्ष खुले दिल से अपने पास रखे दस्तावेज और प्रमाण लेकर आए। दिन भर के निरीक्षण और गवाहों की सुनवाई के बाद एक बात साफ दिखी। कागजों और दस्तावेजों के बीच विसंगतियां थी। कुछ दस्तावेजों की मुहरें सही नहीं लग रही थी और कुछ नक्शे पुराने सांचे में फिट नहीं हो रहे थे। ये बात सुनते ही सिद्दीक थोड़ा सा बेचैन हुआ और उसने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट फिर से जांच कराएगा। मुल्ला ने कहा कि वो सबको समय देगा, पर गांव वाले अब थक चुके थे। लोगों का विश्वास टूट रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ये मामला और बढ़े। यहां पर कहानी का ट्विटराज हुआ। आप जानते हैं कि मुल्ला की अदालत में अक्सर अजीब मोड़ आते हैं। मुल्ला ने उन भाटों और सूचक लोगों की सुनवाई की जो कागजों के पीछे की सच्चाई जानते थे। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग कवि को बुलाया, जिसने कहा कि कभी नहर का रास्ता अलग था, पर कुछ सालों में कई बदलाव आए हैं। एक महिला ने आंसू भरकर बताया कि उसकी दादी ने उसे बचपन में बताया था कि गांव की नहर कभी उधर नहीं गई थी जहां आज की नक्शे दिखाते हैं, पर किसी तरह से सब कुछ आधा आधा दिख रहा था और सच धुंध में खोया हुआ। मुल्ला ने महसूस किया कि यह मामला केवल कागज और दस्तावेजों का नहीं है, बल्कि भावनाओं और इतिहास का भी है। उसने कहा कि इस बार वो कठोर फैसला नहीं देगा। वो पहले उन लोगों की हालत देखना चाहेगा जिनका जीवन इस फैसले से प्रभावित होगा। उसने उन दोनों परिवारों से कहा कि वे कुछ दिन के लिए अपनी बातों को अलग रखकर गांव की भलाई के लिए मिलकर काम करें, पर दोनों परिवारों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब मामला अपने चरम पर आया। अमानुल्लाह और नबी खां के समर्थक आपस में भिड़ने वाले थे। किसी ने कहा कि पहले किसी ने लड़ाई जैसी बात भी कही तो वो गांव के लिए घातक होगा। मुल्ला ने देखा कि उसके पास अब केवल एक विकल्प बचा है, या तो वो सार्वजनिक आदेश दे और किसी एक का पक्ष ले, या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे दोनों परिवारों को लगे कि न्याय हुआ। मुल्ला की मान्यता हमेशा ये रही कि न्याय वो नहीं जो रखा जाए, न्याय वह है जो सबको स्वीकार हो। पर इस बार हर कोई सत्ता और कागजों की ताकत पर अडिग था। रात गहरी हुई और मुल्ला जग रहा था। उसके दिमाग में आपसी लड़ाई में बदल जाएगा। मुल्ला ने कई बार बीच में हस्तक्षेप किया, लोगों को शांत कराया, पर इस बार दोनों ने कठोर रुख अपनाया और उनकी आंखों में किसी समझौते का नामो निशान नहीं दिखा। तभी गांव में एक और चीज ने घटना को और पेचीदा बना दिया। एक शहर से आया अधिकारी, जिसका नाम था मोहतरम सिद्दीक, वो अचानक पहुंचा और इस मामले में अपनी दखलंदाजी जताने लगा। उसने कहा कि वो नहर के काम का निरीक्षण कर रहा था और उसने कुछ गलत तकनीकी बदलाव देखे हैं। उसने कागज दिखाए जिनमें लिखा था कि गांव की नहर का मूल मार्ग बदलकर उस जगह पर किया गया जहां अमानुल्लाह का खेत है। अधिकारियों की बात पर लोगों ने दंग रहकर देखा, क्योंकि कागज पर आधिकारिक मोहरें और सरकारी नाम थे। कुछ लोग सिद्दीक के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सरकारी दस्तावेज हमेशा सही होते हैं। मुल्ला ने इन दस्तावेजों को बारीकी से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा कि कागज अच्छी बात है, पर कभी कभी कागज सिर्फ शब्द होते हैं।
और आदमी शब्दों की ताकत को समझते समय हड़बड़ा जाते हैं। पर इस बार मामला और भी जटिल था, क्योंकि सरकारी दस्तावेज होने के नाते लोग सिद्दीक की बात पर झुकने लगे। अमानुल्लाह का गुस्सा बढ़ा और उसने कहा कि यह पूरा मामला किसी पुराने षड्यंत्र की तरह नजर आता है। उसके खेत को नष्ट करके कोई बड़े व्यापारी उस जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। नबी खां ने कहा कि यदि सरकारी आदेश है तो उन्हें नम्रता से मानना चाहिए। गांव में तब विवाद और तीखा हो गया और ऐसा लगा कि अब मामला अदालत से परे जा रहा है। मुल्ला ने अपनी चाय का प्याला उठाकर कहा, ठीक है, 2 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। पहली, कोई भी कागज बिना प्रमाण के अंतिम सत्य नहीं होता, और दूसरी, हमारे गांव की अच्छाई और एकता कोई कागज बदलकर मिटा नहीं सकती। ये सुनकर कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे, पर सिद्दीक बोला कि वो तो नियमों का पालन कर रहा है और उसे सरकारी आदेश का पालन करना होगा। मुल्ला ने चुप बीच में कहा, तो फिर दोनों की बातों के कागज और जमीन के नक्शे को हम खुले दिल से फिर से देखेंगे और गांव के पुराने दस्तावेजों को भी परखा जाएगा, पर जो सच है वही सामने आएगा। तभी अदालत में एक अजनबी और अजीब घटना हुई। एक बूढ़ा सिपाही आया जिसका नाम था अब्दुल रहमान। वो एक दूसरे गांव से आया था और उसने नबी खां के लिए एक गवाही दी। उसने कहा कि उसने कई साल पहले नहर की खुदाई में स्वयं से भाग लिया था और उसने देखा कि नहर की दिशा कभी बदली नहीं थी। उस समय अमानुल्लाह की जमीन नहर के किनारे नहीं थी। ये बयान सुनकर मामला और उलझ गया। कोई कह रहा था ये सब साजिश है, कोई कह रहा था कि अब तो सरकारी कागज ही सच्चाई बताएगा। मुल्ला का चेहरा अब गंभीर दिखने लगा। उसकी पिछली हंसी अब गायब हो गई। मुल्ला ने कहा कि अदालत के बाहर कुछ लोग भी हैं जो इस दावे से प्रभावित होंगे और वे इससे अपनी सोच बदल लेंगे। वो नहीं चाहते थे कि गांव का माहौल बिखर जाए। उसने कहा कि वो कुछ दिन के लिए दोनों परिवारों से दूरी बनाए रखना चाहता है और सबको शांति से सोचने के लिए समय चाहिए। पर इस बार किसी ने उसकी सलाह नहीं मानी। पूरा गांव तकरार में उलझा हुआ था और लोग हिसाबों के साथ अपने अपने तर्कों को रख रहे थे। वही अचानक एक नई बात सामने आई। अमानुल्लाह ने आरोप लगाया कि नबी खां ने अपने पुत्र को उस जमीन पर तैनात कर रखा है और वो रातों रात नहर की मुरम्मत करवा रहा है ताकि उनसे और ज्यादा पानी रोका जा सके। नबी खां ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि उसका परिवार तो ही खेत बचाने में लगा हुआ है। इस आरोप और जवाब के बीच कुछ और लोग भी जुड़े और मामला अब स्थानीय राजनीति और पुराने दुश्मनी का रूप लेने लगा। यहां तक कि गांव के लोग भी 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने नबी खां का साथ दिया और कुछ अमानुल्लाह का। नबी खां के साथ खड़े लोगों ने कहा कि पुराने नक्शे और दावे उनमें विश्वास दिलाते हैं कि ये जमीन तरह तरह से उनके पूर्वजों की थी। अमानुल्लाह के समर्थकों ने कहा कि दिन प्रतिदिन के काम और जमीनी हक के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मुल्ला ने देखा कि स्थिति खराब हो सकती है। उसने कहा कि इस बार वो अदालत में कुछ अलग करेगा। उसने घोषणा की कि वो निर्णय एक अनोखे तरीके से देगा। लोग आश्चर्यचकित हुए और कुछ ने सोचा कि मुल्ला फिर मजाक करेगा। मुल्ला ने कहा कि वह एक सार्वजनिक परीक्षण करवाएगा जिसमें हर सबूत और हर दावे को परखा जाएगा और अंत में जो भी सबसे सच्चा लगे वही निर्णय होगा। उसने कहा कि वह किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होने देगा, पर इस बार सभी तथ्यों को सामने लाना जरूरी है। अंततः अदालत के दिन को आगे बढ़ाया गया और गांव भर के लोग जुटे। मुल्ला ने कहा कि वो अपने फैसले के लिए एक विशेष नियम बनाएगा। वो कागजों पर भरोसा करेगा, पर साथ ही वो लोगों की स्मृतियों और गांव के पुराने गवाहों को भी महत्व देगा। सिद्दीक अधिकारी ने कहा कि उसे आंकड़ों और सरकारी आदेशों को मानना होगा, पर मुल्ला ने आग्रह किया कि सभी पक्ष खुले दिल से अपने पास रखे दस्तावेज और प्रमाण लेकर आए। दिन भर के निरीक्षण और गवाहों की सुनवाई के बाद एक बात साफ दिखी। कागजों और दस्तावेजों के बीच विसंगतियां थी। कुछ दस्तावेजों की मुहरें सही नहीं लग रही थी
और कुछ नक्शे पुराने सांचे में फिट नहीं हो रहे थे। ये बात सुनते ही सिद्दीक थोड़ा सा बेचैन हुआ और उसने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट फिर से जांच कराएगा। मुल्ला ने कहा कि वो सबको समय देगा, पर गांव वाले अब थक चुके थे। लोगों का विश्वास टूट रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ये मामला और बढ़े। यहां पर कहानी का ट्विटराज हुआ। आप जानते हैं कि मुल्ला की अदालत में अक्सर अजीब मोड़ आते हैं। मुल्ला ने उन भाटों और सूचक लोगों की सुनवाई की जो कागजों के पीछे की सच्चाई जानते थे। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग कवि को बुलाया, जिसने कहा कि कभी नहर का रास्ता अलग था, पर कुछ सालों में कई बदलाव आए हैं। एक महिला ने आंसू भरकर बताया कि उसकी दादी ने उसे बचपन में बताया था कि गांव की नहर कभी उधर नहीं गई थी जहां आज की नक्शे दिखाते हैं, पर किसी तरह से सब कुछ आधा आधा दिख रहा था और सच धुंध में खोया हुआ। मुल्ला ने महसूस किया कि यह मामला केवल कागज और दस्तावेजों का नहीं है, बल्कि भावनाओं और इतिहास का भी है। उसने कहा कि इस बार वो कठोर फैसला नहीं देगा। वो पहले उन लोगों की हालत देखना चाहेगा जिनका जीवन इस फैसले से प्रभावित होगा। उसने उन दोनों परिवारों से कहा कि वे कुछ दिन के लिए अपनी बातों को अलग रखकर गांव की भलाई के लिए मिलकर काम करें, पर दोनों परिवारों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब मामला अपने चरम पर आया। अमानुल्लाह और नबी खां के समर्थक आपस में भिड़ने वाले थे। किसी ने कहा कि पहले किसी ने लड़ाई जैसी बात भी कही तो वो गांव के लिए घातक होगा। मुल्ला ने देखा कि उसके पास अब केवल एक विकल्प बचा है, या तो वो सार्वजनिक आदेश दे और किसी एक का पक्ष ले, या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे दोनों परिवारों को लगे कि न्याय हुआ। मुल्ला की मान्यता हमेशा ये रही कि न्याय वो नहीं जो रखा जाए, न्याय वह है जो सबको स्वीकार हो। पर इस बार हर कोई सत्ता और कागजों की ताकत पर अडिग था। रात गहरी हुई और मुल्ला जग रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के हल घूम रहे थे। फिर उसने एक अजीब सा विचार अपनाया। उसने गांव के नेताओं, शिक्षक और कुछ बचपन के मित्रों को बुलाया और कहा कि वो इस बार अदालत में किसी भी तरह का अंतिम आदेश नहीं देगा। लोग चौंके। उन्होंने पूछा कि अगर वो आदेश नहीं देगा तो क्या होगा? मुल्ला ने कहा कि आज उसे लगता है कि इस बार इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि सच को अलग तरह से समझने की जरूरत है और उसे वो तरीका न पता था, न वो अब किसी को दिला सकता था। उसने कहा कि वो फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये बात सुनकर लोगों के चेहरों पर गहरा धक्का हुआ। अदालत में कोई भी इतना स्पष्ट और सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि वो इंसाफ नहीं दे सकता। मुल्ला की ये बात सुनते ही कुछ लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा कि वो मजाक कर रहा है। कुछ ने कहा कि वो कोई बहाना ढूंढ रहा है, पर मुल्ला शांत रहा और उसने कहा कि वो अपनी गलती मान रहा है कि इस बार वो न्याय नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि उसे डर है कि उसका फैसला किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। यहां से कहानी का रोचक और दर्दनाक मोड़ शुरू हुआ। गांव में कुछ लोग हंसे और कहने लगे कि मुल्ला भी इंसान है, उसका भी दिल दांव पर लग गया है। पर कई लोग रो पड़े और उन दोनों परिवारों के लोग खामोश रह गए। लोगों का विश्वास डगमगा गया। जिसने कभी सोचा नहीं था कि मुल्ला की अदालत में इंसाफ न हो, वो अब समझ गया कि इंसाफ करने के लिए कभी कभी हम पर बहुत बारीक परिस्थिति का दबाव होता है। मुल्ला ने अगले दिन दोनों पक्षों को बुलाया और कहा कि वो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता है कि उसने इस बार न्याय देना सही नहीं समझा। उसने कहा कि वो अदालत में कोई फैसला नहीं देगा और ये जिम्मेदारी अब गांव की पंचायत और सरकार के कागजों पर छोड़ दी जानी चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो अपनी दुकान बंद कर देगा और गांव वालों से उपवास की तरह कुछ समय के लिए दूर रहेगा, ताकि लोग शांति से सोच सकें। लोगों ने इसे शोक समान माना। कुछ ने कहा कि ये मुल्ला का धोखा है, पर जो सच था वो ये था कि मुल्ला ने वो साहसिक कदम उठाया जो शायद किसी और ने नहीं उठाया। उसने स्वीकार कर लिया कि वो गलती कर रहा है, लेकिन इस स्वीकारोक्ति से गांव में अजीब सी बेचैनी और असंतोष फैल गया। कुछ दिन बीते। नबी खां और अमानुल्लाह के बीच हालात बदतर होते गए।
सरकारी अधिकारियों ने शुरू में हस्तक्षेप किया, पर वे भी विवाद के बीच थक गए। आखिरकार मामला अदालत से बाहर निकल गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। गांव के लोग अब आशा और निराशा के बीच झूल रहे थे। कई महीनों के बाद, जब अदालतों और सरकारी चैनलों की थकान के बावजूद कोई चौंकाने वाली घोषणा नहीं हुई, तब गांव ने मुल्ला की कमी महसूस की। लोग मिलने वाले थे और वह नहीं आता। मुल्ला ने अपनी छोटी सी दुकान को बंद कर रखा था और अक्सर दूर दराज घूमते हुए दिखा करते थे। किसी से बात न करते। कुछ ने कहा कि उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है, कुछ ने कहा कि ये एक नए तरीके का ध्यान है। समय के साथ उस विवाद का एक अप्रत्याशित परिणाम निकला। दोनों परिवारों के बीच का झगड़ा अदालतों और सरकारी जांच का हिस्सा बन गया और गांव की जीवन शैली धीरे धीरे बदल गई। पर जब मामला जांच के दायरों में फंस गया, तब गांव ने खुद अपनी छोटे छोटे झगड़ों और आपसी रिवायतों को फिर से तुच्छ मानना शुरू कर दिया। लोग पढ़ने लिखने लगे, अपने जमीनी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने लगे और अपने मामलों को कागजी रूप में रखने लगे। ये बदलाव कई लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बुरा लगा, पर परिणाम ये निकला कि गांव का जीवन बदल गया। कई वर्षों बाद मुल्ला की अदालत की उस घटना की चर्चा गांव में एक किस्से की तरह सुनाई देती थी। लोग अब बताते थे कि कभी मुल्ला ने कहा था कि इंसाफ नहीं हुआ, पर अब वे समझते थे कि मुल्ला ने जो कहा वह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी थी। उसने कभी भी दिखावे के लिए फैसला नहीं दिया। दूसरा पक्ष ये भी कहता था कि मुल्ला ने अपने शब्दों के साथ देश और गांव को बदल दिया, क्योंकि उस घटना ने लोगों को अपने मामले समझने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला ने बाद में खुद कहा कि वो उस दिन कुछ अलग करना चाहता था। उसने कहा, कभी कभी इंसाफ का मतलब तुरंत फैसला नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हम उस प्रणाली को सुधारें जिसमें फैसला लिया जा रहा है। वो जानता था कि उसकी अदालत का फैसला लोगों की उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है और वह जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। मुल्ला की ये सरल बात वर्षों में लोगों की समझ बन गई। समाप्ति यह है कि उस दिन मुल्ला की अदालत में इंसाफ नहीं हुआ, पर उससे कहीं बड़ा काम हुआ। गांव ने अपने ढंग से नियम बनाए, दलीलें व्यवस्थित की और कागजों की जगह असल प्रमाणों और लोगों की ज़बान को महत्व दिया। मुल्ला ने फिर लौटकर दुकान खोली, पर उसकी पहली हंसी में अब एक सख्तपन जुड़ गया था। लोगों ने जाना कि कभी कभी किसी नेता या सलाहकार का सबसे बड़ा साहस यह है कि वो स्वीकार कर ले कि उसे किसी स्थिति का हल अभी नहीं है। कहानी के आखिरी पृष्ठ पर लोग ये भी कहते हैं कि इंसाफ की परिभाषा बदल चुकी है। मुल्ला की अदालत ने सिखाया कि न्याय सिर्फ निर्णय लेने में नहीं, बल्कि निर्णय की प्रक्रियाओं को परखने और सुधारने में भी होता है। इस तरह मुल्ला ने एक बार फिर गांव की सोच बदल दी, पर इस बार न्याय की जगह लोगों के अंदर की समझ में बदलाव आया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और अगली कहानी चालू होती है। कहानी का आरंभ उस वक्त से होता है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे शहर में फैला नहीं था। लोग उन्हें एक गरीब, मजाकिया और अजीब हरकतें करने वाला आदमी समझते थे, लेकिन जो लोग उनके करीब थे वे जानते थे कि मुल्ला के अंदर कुछ ऐसा दिमाग था जो सबसे उलझे हुए सवालों को भी एक पल में सुलझा देता था। उनका पहनावा साधारण था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक चमक जो बताती थी कि ये आदमी हर स्थिति में अपने दिमाग से काम लेना जानता है। एक दिन मुल्ला अपने पुराने फटे कपड़े पहने बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक अमीर व्यापारी मिला। उसने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुम्हारी हालत तो किसी भिखारी जैसी है। आखिर तुम इतने गरीब क्यों हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, गरीब तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरा लालच मर चुका है, और चालाक इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारा लालच अभी जिंदा है। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया और सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन मुल्ला के शब्द उसके दिल में चुभ गए। तरह तरह के हल घूम रहे थे। फिर उसने एक अजीब सा विचार अपनाया। उसने गांव के नेताओं, शिक्षक
और कुछ बचपन के मित्रों को बुलाया और कहा कि वो इस बार अदालत में किसी भी तरह का अंतिम आदेश नहीं देगा। लोग चौंके। उन्होंने पूछा कि अगर वो आदेश नहीं देगा तो क्या होगा? मुल्ला ने कहा कि आज उसे लगता है कि इस बार इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि सच को अलग तरह से समझने की जरूरत है और उसे वो तरीका न पता था, न वो अब किसी को दिला सकता था। उसने कहा कि वो फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये बात सुनकर लोगों के चेहरों पर गहरा धक्का हुआ। अदालत में कोई भी इतना स्पष्ट और सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि वो इंसाफ नहीं दे सकता। मुल्ला की ये बात सुनते ही कुछ लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा कि वो मजाक कर रहा है। कुछ ने कहा कि वो कोई बहाना ढूंढ रहा है, पर मुल्ला शांत रहा और उसने कहा कि वो अपनी गलती मान रहा है कि इस बार वो न्याय नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि उसे डर है कि उसका फैसला किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। यहां से कहानी का रोचक और दर्दनाक मोड़ शुरू हुआ। गांव में कुछ लोग हंसे और कहने लगे कि मुल्ला भी इंसान है, उसका भी दिल दांव पर लग गया है। पर कई लोग रो पड़े और उन दोनों परिवारों के लोग खामोश रह गए। लोगों का विश्वास डगमगा गया। जिसने कभी सोचा नहीं था कि मुल्ला की अदालत में इंसाफ न हो, वो अब समझ गया कि इंसाफ करने के लिए कभी कभी हम पर बहुत बारीक परिस्थिति का दबाव होता है। मुल्ला ने अगले दिन दोनों पक्षों को बुलाया और कहा कि वो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता है कि उसने इस बार न्याय देना सही नहीं समझा। उसने कहा कि वो अदालत में कोई फैसला नहीं देगा और ये जिम्मेदारी अब गांव की पंचायत और सरकार के कागजों पर छोड़ दी जानी चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो अपनी दुकान बंद कर देगा और गांव वालों से उपवास की तरह कुछ समय के लिए दूर रहेगा, ताकि लोग शांति से सोच सकें। लोगों ने इसे शोक समान माना। कुछ ने कहा कि ये मुल्ला का धोखा है, पर जो सच था वो ये था कि मुल्ला ने वो साहसिक कदम उठाया जो शायद किसी और ने नहीं उठाया। उसने स्वीकार कर लिया कि वो गलती कर रहा है, लेकिन इस स्वीकारोक्ति से गांव में अजीब सी बेचैनी और असंतोष फैल गया। कुछ दिन बीते। नबी खां और अमानुल्लाह के बीच हालात बदतर होते गए। सरकारी अधिकारियों ने शुरू में हस्तक्षेप किया, पर वे भी विवाद के बीच थक गए। आखिरकार मामला अदालत से बाहर निकल गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। गांव के लोग अब आशा और निराशा के बीच झूल रहे थे। कई महीनों के बाद, जब अदालतों और सरकारी चैनलों की थकान के बावजूद कोई चौंकाने वाली घोषणा नहीं हुई, तब गांव ने मुल्ला की कमी महसूस की। लोग मिलने वाले थे और वह नहीं आता। मुल्ला ने अपनी छोटी सी दुकान को बंद कर रखा था और अक्सर दूर दराज घूमते हुए दिखा करते थे। किसी से बात न करते। कुछ ने कहा कि उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। कुछ ने कहा कि ये एक नए तरीके का ध्यान है। समय के साथ उस विवाद का एक अप्रत्याशित परिणाम निकला। दोनों परिवारों के बीच का झगड़ा अदालतों और सरकारी जांच का हिस्सा बन गया और गांव की जीवन शैली धीरे धीरे बदल गई। पर जब मामला जांच के दायरों में फंस गया, तब गांव ने खुद अपनी छोटे छोटे झगड़ों और आपसी रिवायतों को फिर से तुच्छ मानना शुरू कर दिया। लोग पढ़ने लिखने लगे, अपने जमीनी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने लगे और अपने मामलों को कागजी रूप में रखने लगे। ये बदलाव कई लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बुरा लगा, पर परिणाम ये निकला कि गांव का जीवन बदल गया। कई वर्षों बाद मुल्ला की अदालत की उस घटना की चर्चा गांव में एक किस्से की तरह सुनाई देती थी। लोग अब बताते थे कि कभी मुल्ला ने कहा था कि इंसाफ नहीं हुआ, पर अब वे समझते थे कि मुल्ला ने जो कहा वह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी थी। उसने कभी भी दिखावे के लिए फैसला नहीं दिया। दूसरा पक्ष ये भी कहता था कि मुल्ला ने अपने शब्दों के साथ देश और गांव को बदल दिया, क्योंकि उस घटना ने लोगों को अपने मामले समझने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला ने बाद में खुद कहा कि वो उस दिन कुछ अलग करना चाहता था। उसने कहा, कभी कभी इंसाफ का मतलब तुरंत फैसला नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हम उस प्रणाली को सुधारें जिसमें फैसला लिया जा रहा है। वो जानता था कि उसकी अदालत का फैसला लोगों की उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है और वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था।
मुल्ला की ये सरल बात वर्षों में लोगों की समझ बन गई। समाप्ति यह है कि उस दिन मुल्ला की अदालत में इंसाफ नहीं हुआ, पर उससे कहीं बड़ा काम हुआ। गांव ने अपने ढंग से नियम बनाए, दलीलें व्यवस्थित की और कागजों की जगह असल प्रमाणों और लोगों की ज़बान को महत्व दिया। मुल्ला ने फिर लौटकर दुकान खोली, पर उसकी पहली हंसी में अब एक सख्तपन जुड़ गया था। लोगों ने जाना कि कभी कभी किसी नेता या सलाहकार का सबसे बड़ा साहस यह है कि वो स्वीकार कर ले कि उसे किसी स्थिति का हल अभी नहीं है। कहानी के आखिरी पृष्ठ पर लोग ये भी कहते हैं कि इंसाफ की परिभाषा बदल चुकी है। मुल्ला की अदालत ने सिखाया कि न्याय सिर्फ निर्णय लेने में नहीं, बल्कि निर्णय की प्रक्रियाओं को परखने और सुधारने में भी होता है। इस तरह मुल्ला ने एक बार फिर गांव की सोच बदल दी, पर इस बार न्याय की जगह लोगों के अंदर की समझ में बदलाव आया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और अगली कहानी चालू होती है। कहानी का आरंभ उस वक्त से होता है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे शहर में फैला नहीं था। लोग उन्हें एक गरीब, मजाकिया और अजीब हरकतें करने वाला आदमी समझते थे, लेकिन जो लोग उनके करीब थे वे जानते थे कि मुल्ला के अंदर कुछ ऐसा दिमाग था जो सबसे उलझे हुए सवालों को भी एक पल में सुलझा देता था। उनका पहनावा साधारण था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक चमक जो बताती थी कि ये आदमी हर स्थिति में अपने दिमाग से काम लेना जानता है। एक दिन मुल्ला अपने पुराने फटे कपड़े पहने बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक अमीर व्यापारी मिला। उसने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुम्हारी हालत तो किसी भिखारी जैसी है। आखिर तुम इतने गरीब क्यों हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, गरीब तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरा लालच मर चुका है, और चालाक इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारा लालच अभी जिंदा है। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया और सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन मुल्ला के शब्द उसके दिल में चुभ गए। बाजार पहुंचकर मुल्ला ने देखा कि सब्जी वाला, दूध वाला और अनाज वाला हर कोई अपने ग्राहक को ठगने की कोशिश में था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, लोगों को ठगने में जो मेहनत लगती है, अगर उतनी ईमानदारी में लगाऊं तो सब अमीर हो जाओ। सब हंसने लगे। तभी एक आदमी बोला, तुम तो खुद कुछ कमाते नहीं, हमें सीख दे रहे हो? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं अमीर हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अमीरी का असली मतलब पेट भरने के बाद भी किसी और का हक न छीनना है। उस दिन शाम को मुल्ला के पास एक आदमी भागता हुआ आया। वो बहुत परेशान था। बोला, मुल्ला, मेरा गधा चोरी हो गया है। पूरा गांव ढूंढ चुका हूं, कहीं नहीं मिला। मुल्ला बोले, घबराओ मत, तुम्हारा गधा मिलेगा, लेकिन पहले मुझे बताओ, आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? आदमी बोला, मैं उसे पेड़ के पास बांधकर सोने गया था। मुल्ला ने पूछा, क्या तुमने रस्सी अच्छी तरह बांधी थी? वो बोला, हां, लेकिन सुबह उठकर देखा तो रस्सी बंधी थी, गधा गायब। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो मतलब रस्सी ने तो अपना काम किया, अब गधे की चालाकी देखनी बाकी है। अगले दिन मुल्ला ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि जो भी गधे के बारे में झूठ बोलेगा उसका चेहरा लाल हो जाएगा। सबको हंसी आ गई, पर सब मुल्ला की बात मानने को तैयार हो गए। गांव के लोग एक एक कर मुल्ला के पास आने लगे। कोई बोला, मैंने नहीं देखा। कोई बोला, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे ही एक आदमी आया, उसके चेहरे पर हल्की लालिमा दिखी। मुल्ला तुरंत बोले, बस यही है जिसने गधे को देखा है। भीड़ चौंक गई। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, झूठ बोलते वक्त उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, बाकी सब सच बोल रहे थे। कुछ ही देर में गधा उसी आदमी के घर के पीछे बंधा मिला। लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, मुल्ला, तुम्हें कैसे पता चला? मुल्ला बोले, जो इंसान गलत काम करता है उसके चेहरे पर खुदा सच्चाई लिख देता है, बस पढ़ने की नजर चाहिए। उसी दिन से गांव वाले मुल्ला की चालाकी के किस्से सुनाने लगे। लेकिन मुल्ला की चालाकी हमेशा लोगों के भले के लिए होती थी। एक बार राजा के सैनिकों ने टैक्स बढ़ा दिया। गरीब लोग परेशान हो गए।
मुल्ला को बुलाकर सब बोले, अब क्या करें? मुल्ला ने कहा, अब वक्त है चालाकी का इस्तेमाल अच्छे काम में करने का। उन्होंने एक अजीब योजना बनाई। अगले दिन जब सैनिक टैक्स लेने आए तो पूरे गांव ने एक ही बात दोहराई, हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हमारी गाय बोल सकती है। सैनिकों ने हंसकर कहा, गाय बोलेंगी? दिखाओ। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन कल दरबार में आना, वही सबके सामने बोलेंगी। अगले दिन दरबार में सैकड़ों गांव वाले और सैनिक इकट्ठा हुए। राजा खुद देखने आया। मुल्ला एक बूढ़ी गाय लेकर आए। बोले, ये बोलती है, लेकिन इसके लिए शांति चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने गाय के कान में कुछ कहा और फिर बोले, देखो, ये बोलने वाली है। गाय ने मुंह खोला और रंभाने लगी। मुल्ला बोले, देखा, ये कह रही है कि टैक्स बहुत ज्यादा है। राजा हंस पड़ा, लेकिन साथ ही बोला, मुल्ला, तुम्हारी चालाकी मजेदार है। ठीक है, टैक्स आधा कर दो। गांव वालों ने राहत की सांस ली। मुल्ला का नाम अब और भी फैल गया। लोग कहने लगे, वो गरीब जरूर है, पर उसका दिमाग राजा से भी तेज है। एक दिन एक अमीर आदमी ने सोचा कि मुल्ला को बेवकूफ बना देगा। उसने मुल्ला को अपने घर बुलाया और बोला, मुल्ला, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा, लेकिन अगर न दे पाए तो तुम मुझे अपना गधा दे देना। मुल्ला बोले, ठीक है, पूछो। अमीर बोला, ऐसा क्या है जो जमीन पर भी चलता है, आसमान में भी उड़ता है और पानी में भी तैरता है? मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा लालच। अमीर चौंक गया। मुल्ला ने कहा, लालच इंसान को जहां चाहे ले जाता है, जमीन पर दौड़ाता है, आसमान के सपने दिखाता है और पैसे के पीछे पानी में डुबो देता है। दरबार में बैठे सब हंसने लगे। अमीर आदमी चुप हो गया और मुल्ला को 100 अशर्फिया दे दी। समय बीता, पर मुल्ला की गरीबी कभी पूरी तरह नहीं गई। फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते। कोई पूछता, मुल्ला, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो? वे कहते, क्योंकि मेरे पास वो चीज है जो अमीरों के पास नहीं, सुकून। एक दिन उनका पुराना दोस्त बोला, मुल्ला, तुम्हारे पास दिमाग है, नाम है, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, फिर भी तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते? मुल्ला बोले, क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना पसंद है। अगर मैं अमीर हो गया तो लोग सोचेंगे कि मैं भी दूसरों जैसा बन गया, और अगर मैं गरीब रहकर उन्हें सिखा दूं कि खुशी अमीरी से नहीं, समझदारी से मिलती है, तो यही असली जीत होगी। रात में जब वो अकेले अपने छोटे से घर में बैठते तो तारों को देखते हुए मुस्कुराते। गरीब हूं, लेकिन मेरा दिमाग अमीरों के खजाने से भी बड़ा है, वो खुद से कहते। मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी और सादगी दोनों ही उनकी पहचान बन गए। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जिसने किसी को ठगा या दूसरों का हक मारा, उसे मुल्ला की चालाकी ने सबक सिखाया। यही वजह है कि आज भी जब कोई समझदार गरीब इंसान अपने दिमाग से अमीरों को मात देता है, लोग कहते हैं, ये तो मुल्ला नसीरुद्दीन की औलाद होगा। और सच यही है, मुल्ला गरीब जरूर थे, पर उनके जैसे चालाक और नेकदिल इंसान आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है।